आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो वैदिक काल से भी बहुत बहुत पहले का है। हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की। वैदिक रचनाओं के कारण हमारे प्राचीन इतिहास को बहुत गर्व से देखा जाता है ना? लेकिन जरा सोचिए, उससे भी पहले इस जमीन पर एक ऐसा समाज बसता था जो अपने समय की पूरी दुनिया में सबसे एडवांस और विकसित सभ्यता थी। ये वो दौर था जब आर्यों का आगमन भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ के नगर दुनिया में सबसे शानदार और प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य के गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर 5000 साल पहले भारत में जीवन कैसा हुआ करता था। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक अचानक हुई खोज, फिर हम देखेंगे उनका विशाल प्राचीन साम्राज्य, उनकी हैरान कर देने वाली उन्नत नगर नियोजन तकनीक, उनका समाज, व्यापार और शांतिपूर्ण जीवन, और अंत में एक ऐसी अनसुलझी पहेली जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक अचानक हुई खोज। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि रेलवे लाइन बिछाने जैसे एक एकदम आधुनिक इंजीनियरिंग काम ने अनजाने में ही दुनिया की सबसे पुरानी और 5000 साल पुरानी सभ्यता को जमीन के नीचे से निकालकर हमारे सामने ला खड़ा किया। ये पूरी कहानी 1826 में शुरू होती है, जब चार्ल्स मैसन ने पंजाब में कुछ पुराने खंडहर देखे थे। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब 1853 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहां इंजीनियर बर्टन बंधुओं को हड़प्पा की जमीन में कुछ बेहद मजबूत ईंटें मिली। और पता है उन्होंने क्या किया? बिना ये जाने कि वो ईंटें 5000 साल पुरानी किसी महान सभ्यता की हैं, उन्होंने धड़ल्ले से उनका इस्तेमाल रेल की पटरियां बिछाने में कर लिया। इसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका नक्शा बनाया, जिससे भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। और फिर कई सालों बाद 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दुनिया के सामने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का असली और शानदार रूप सामने आया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, उनका विशाल प्राचीन साम्राज्य। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब ये सच में दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। खुदाई का दायरा जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता गया, इस सभ्यता का असल भौगोलिक आकार सामने आता गया, और वो वाकई चौंकाने वाला था। सोचिए, ये सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में ठेठ महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। इसको अगर थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो उस समय मिस्र और मेसोपोटामिया की बहुत महान सभ्यताएं हुआ करती थी, राइट? अगर आप उन दोनों सभ्यताओं के पूरे क्षेत्रफल को मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उन दोनों से 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। बिल्कुल सही सुना आपने, 12 गुना। तो ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बल्कि एक सच्चा, विशाल और ताकतवर प्राचीन साम्राज्य था। और एक और कमाल का फैक्ट सुनिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय तक हमें इस सभ्यता के केवल 40 से 50 नगरों के बारे में ही पता था, लेकिन आज की तारीख में यह संख्या 1500 को पार कर चुकी है। जी हाँ, 1500 से ज्यादा शहर। इनमें से 925 के आसपास भारत में हैं, लगभग 575 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सभी नगर व्यापार और संस्कृति के जरिए एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की ओर, इनका मास्टर अर्बन प्लानिंग यानी उन्नत नगर नियोजन। इनकी सबसे बड़ी खासियत, जो आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देती है, वो था इनका शानदार ग्रिड सिस्टम। उस प्राचीन दुनिया में ऐसी अर्बन प्लानिंग कहीं और देखने को नहीं मिलती। इनकी सड़कें बिल्कुल सीधी हुआ करती थी, जो एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़कें 10 मीटर तक चौड़ी थी और उनसे जो छोटी गलियां जुड़ती थी वो भी 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। अब इसमें सबसे जीनियस बात क्या थी पता है? घरों के मुख्य दरवाजे उन चौड़ी और भीड़-भाड़ वाली मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे, बल्कि वो पीछे की छोटी गलियों में खुलते थे। इससे घरों में न सिर्फ धूल और शोर कम आता था, बल्कि सुरक्षा भी बनी रहती थी। अब बात करते हैं कि इनका शहर बंटा कैसे होता था। लगभग हर शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बंटा था। एक था पश्चिमी टीला, जो थोड़ी ऊंचाई पर होता था और जिसे बड़ी बड़ी दीवारों से सुरक्षित किया गया था। यहाँ बड़े भवन मिले हैं जो शायद अमीर पुरोहितों, प्रशासकों या शासक वर्ग के रहने की जगह रही होगी। इसके बिल्कुल उलट एक पूर्वी टीला था जो निचले इलाके में था।
यहाँ कोई बड़ी किलेबंदी नहीं थी और यहाँ छोटे मकान पाए गए हैं, जहाँ शायद आम जनता, किसान और मजदूर रहा करते थे। लेकिन इतिहास में हमेशा कुछ दिलचस्प अपवाद तो होते ही है ना? गुजरात का धौलावीरा एक ऐसा ही अनोखा शहर है। बाकी सब शहरों के उलट ये 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पूर्वी और पश्चिमी टीले के बीच में एक मिडिल टाउन यानी मध्यमा भी था। इतिहासकारों का मानना है कि यह हिस्सा खास तौर पर व्यापारी वर्ग के लिए डिजाइन किया गया था। और अगर हम इनके बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। साफ सफाई और हाइजीन को लेकर वो इतने जागरूक थे कि आज के कई शहर उनसे सीख ले सकते हैं। सभी नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था और मजे की बात यह है कि हर ईंट का आकार और अनुपात बिल्कुल एक जैसा था। हर घर में अपने निजी कुएं थे और बाथरूम से गंदा पानी निकालने के लिए नालियां थीं। ये नालियां बाहर गली के मुख्य नाले से जुड़ती थीं और सबसे कमाल की बात, ये सभी नालियां ऊपर से पूरी तरह ढकी हुई थीं। धौलावीरा में तो खुदाई के दौरान लकड़ी की बेहतरीन नालियां मिली हैं जो इतने हजारों साल बाद भी सही सलामत स्थिति में है। आइए अब नजर डालते हैं चौथे हिस्से पर, उनका समाज, व्यापार और उनका शांतिपूर्ण जीवन। इतने वेल प्लान्ड शहरों में रहने वाले इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे रही होगी? सच कहूं तो ये लोग सिर्फ बेहतरीन बिल्डर्स ही नहीं बल्कि बड़े कुशल वैज्ञानिक भी थे। इनकी मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में महारत देखिए। इन्होंने तांबे और टिन को एक साथ पिघलाकर एक बिल्कुल नई और मजबूत धातु बना ली थी, जिसे हम कांस या ब्रॉन्ज कहते हैं। मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाना, व्यापार के लिए बिल्कुल सटीक वजन मापने वाले बांट तैयार करना और गुजरात के लोथल जैसे शानदार बंदरगाहों से विदेशों तक समुद्री व्यापार करना, ये सब दिखाता है कि उनकी जीवनशैली कितनी ज्यादा एडवांस थी। खाना पीना कैसा था इनका? बहुत ही वैरायटी वाला। इनके आहार में गेहूं और जौ तो थे ही, साथ ही तरबूज, खरबूजा, खजूर, राई, सरसों, तिल और कुछ जगहों पर तो चावल उगाने के भी पक्के सबूत मिले हैं। ये सीधा सीधा बताता है कि ये एक बेहद खुशहाल और समृद्ध समाज था, जहां खेती बहुत अच्छी होती थी और भोजन की कोई कमी नहीं थी। और जाहिर सी बात है, जो समाज इतना समृद्ध होगा वहां कला और फैशन का तो बोलबाला होगा ही। सजने संवरने के लिए ये लोग सोने, चांदी, हाथी दांत और खूबसूरत रंग बिरंगे मनकों से बने आभूषण पहनते थे। इनके कपड़ों की बात करें तो वो सूती और ऊनी दोनों तरह के होते थे और कुछ मूर्तियों पर तो बकायदा कढ़ाईदार कपड़ों के डिजाइन मिले हैं। इससे पता चलता है कि जीवन की बुनियादी जरूरतों से ऊपर उठकर इनके पास बेहतरीन कला और शौक के लिए भरपूर समय और पैसा था। अब आता है इस पूरी चर्चा का शायद सबसे हैरान करने वाला पहलू। इतनी खुदाई हुई, इतने शहर मिले, लेकिन पता है क्या नहीं मिला? हथियार। जी हाँ, खुदाई में कहीं भी तलवारें, ढाल या युद्ध से जुड़ी कोई भी बड़ी सामग्री नहीं पाई गई। ये एक बहुत ही अनोखी और असाधारण बात है। ये साफ इशारा करता है कि ये एक उल्लेखनीय रूप से शांतिप्रिय सभ्यता थी। इनका मुख्य फोकस लड़ाइयों या अपना राज बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि इनका पूरा ध्यान व्यापार, विकास और एक साथ मिलजुल कर शांति से रहने पर था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी खंड पर, एक अनसुलझी पहेली। इतनी शांतिपूर्ण, इतनी समृद्ध और इतनी एडवांस सभ्यता को आखिर बसाया किसने था? इस पर इतिहासकारों में काफी समय से एक बहस छिड़ी हुई है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो 2 मुख्य सिद्धांत सामने आते हैं। एक तरफ ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता पूरी तरह से स्वदेशी थी और इसे यहीं के स्थानीय लोगों ने अपने ज्ञान से विकसित किया था। वहीं दूसरी ओर सर जॉन मार्शल जैसे कुछ विदेशी इतिहासकारों का तर्क है कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के साथ इनकी कई सांस्कृतिक समानताएं थीं, इसलिए हो सकता है कि इसे सुमेरियन लोगों ने यहाँ आकर बसाया हो। खैर, बहस चाहे जो भी हो, एक बात तो 100% पक्की है कि इन लोगों का काम और इनकी समझ बिल्कुल बेजोड़ थी। और इन सभी बहसों और सवालों का एकदम सटीक जवाब शायद बस एक ही जगह छिपा हुआ है, उनकी अपनी चित्रात्मक लिपि में। उन्होंने अपने विचारों और बातों को लिखना सीख लिया था, लेकिन विडंबना देखिए कि आज 5000 साल बीत जाने के बाद भी तमाम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम उनकी इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। जरा सोचिए, जिस दिन इस भाषा को डिकोड कर लिया जाएगा, उस दिन विज्ञान, समाज और इतिहास के और कितने चौंकाने वाले रहस्य हमारे सामने खुलेंगे। क्या ये चिन्ह सिर्फ व्यापारिक मोहरे हैं या फिर इनमें छिपी है इस महान शांतिप्रिय साम्राज्य के अचानक खत्म हो जाने की कहानी?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में रहेगा और हमें इस महान सभ्यता के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता रहेगा।